हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड यानी परिवहन को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। यानी चैप्टर थर्ड है आपका परिवहन और 5 नंबर इसमें कम से कम सवाल पूछता है और इसको हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। तो आइए आगे चैप्टर को लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। चलिए प्रश्न आगे कि सबसे पहला प्रश्न है आपका परिवहन यानी परिवहन क्या है। देखिएगा परिवहन किसे कहते हैं। चलिए तो यहाँ जो है कि परिवहन यानी शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों का उसके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचाना एवं कोशिकाओं में निर्मित हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। देखिएगा परिवहन में क्या होता है आपका जैसे मान लीजिए कि शरीर में मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण किए, किसको ग्रहण किए, तो ऑक्सीजन को ग्रहण किए और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद शरीर में हानिकारक यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कि नहीं, तो किसी न किसी माध्यम से यानी रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और यह जो क्रिया है परिवहन का मेन काम वह रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रक्त यानी ब्लड के माध्यम से होता है। फिर आपका आगे है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। पौधों में किसका परिवहन, पदार्थों का परिवहन यानी उसको हम ऐसे कहेंगे कि एक कोशिकीय पौधा जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है और सरल बहुकोशिकीय जीव है, ये सब देखिए यहाँ से क्या होगा कि जीवों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव है या मान लीजिए छोटा पौधा है, तो इसमें जो परिवहन का काम होता है वो विसरण के माध्यम से हो जाता है। यानी कि शरीर की सतह से ग्रहण कर लेगा और शरीर की सतह से ही क्या करेगा, अपशिष्ट पदार्थ को तो निकाल देगा यहाँ से। लेकिन इसी में जो है जटिल बहुकोशिकीय पौधा में क्या होता है कि पानी एवं भोजन परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का उत्तक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। यानी पौधा मान लीजिए कि जो पेड़ पौधा है वह अपना जो जल है उस जाइलम उत्तक के माध्यम से क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाता है और जो फ्लोएम उत्तक है पत्ती के द्वारा निर्मित भोजन को क्या करता है, पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तो पेड़ पौधा में बड़ा लेवल के पेड़ पौधा में जाइलम और फ्लोएम नामक दो उत्तक होते हैं जिसके माध्यम से क्या करता है पेड़ पौधा अपना भोजन को क्या करेगा, तो आदान प्रदान करेगा फ्लोएम उत्तक के माध्यम से और जल के माध्यम से क्या करेगा यानी जाइलम उत्तक के माध्यम से जल का परिवहन करेगा और खनिज लवण का परिवहन करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपका कि जाइलम उत्तक क्या है। आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाइलम उत्तक पूछेगा देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि जल का परिवहन कौन करता है, यानी जल का परिवहन। तो जल का परिवहन कौन करता है इसको याद रखिएगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो देखिए ज से जाइलम और ज से जल, तो जाइलम उत्तक जल का परिवहन करता है। कौन सा उत्तक, जाइलम उत्तक, समझे। और फिर पूछेगा आपका यहाँ से क्या पूछेगा, तो आपका पूछेगा कि फल यानी फल मतलब क्या होता है, भोजन। फल मतलब क्या होता है आपका भोजन। तो भोजन का परिवहन, फल यानी भोजन का परिवहन कौन करता है, भोजन का परिवहन। तो भोजन का जो परिवहन है वह कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए फल, फ से फल यानी फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या हो जाएगा यहाँ से, भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक करता है। कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम उत्तक करता है। तो वही है आपका यहाँ से देखिएगा प्रश्न है आपका कि जाइलम उत्तक पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित जल, किसको, जल एवं खनिज लवण। खनिज लवण में आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मिनरल आ जाता है, जो भी चीज है ये सब क्या है आपका तो खनिज लवण के अंतर्गत आ जाता है। तो पौधों की पत्ती तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी जाइलम उत्तक का मेन काम है कि जड़ से यानी पौधों के जड़ से क्या लिया, मिट्टी से। ये देखिए सबसे पहले क्या करेगा कि जड़ क्या करता है पेड़ पौधा का, मिट्टी से जल और खनिज लवण यानी पानी और खनिज लवण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम इस सब को अवशोषित करके जाइलम उत्तक को दे देता है। और जाइलम उत्तक पूरे नीचे से लेकर पूरे पत्ती तक फैला हुआ रहता है पेड़ पौधा में। तो क्या करता है पेड़ पौधा में जाइलम उत्तक कि जल और उस खनिज लवण जो अवशोषित हुआ था उसको पत्ती तक पहुंचा देता है। पत्ती में क्या आप जानवे करते हैं कि पत्ती में किसका निर्माण होता है, तो भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से।
तो फिर अब मान लीजिए कि पत्ती में तो भोजन का निर्माण हो चुका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, तो अब आता है आपका फ्लोएम ऊतक। अब फ्लोएम ऊतक का क्या काम है कि यह जो पत्ती द्वारा निर्मित भोजन है, यानी पत्ती जो निर्माण भोजन का किया था उसको क्या करता है कि उसको पौधा के अलग अलग भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, समझे। तो यही आपका यहाँ से कि यह ऊतक पत्ती द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का क्या करता है, तो कार्य करता है। इसे हम फ्लोएम ऊतक कहते हैं। तो सिंपल आप इसको याद रखिएगा कि जल का परिवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से, ट्रिक ज से जल, ज से जाइलम, अब फ से फल, अब फ से फ्लोएम, तो यानी भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर। ये आपका VVI प्रश्न है, एग्जाम में पूछेगा। देखिएगा तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर देखिएगा, एक साइड है आपका जाइलम ऊतक और एक साइड है आपका फ्लोएम ऊतक। देखिएगा जाइलम ऊतक क्या है कि इसकी कोशिकाएं मृत होती है, यानी जाइलम ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है। और जो आपका फ्लोएम ऊतक है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो जीवित होती है। देखिए जाइलम ऊतक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, जैसे देखिए आपको पेड़ का चित्र दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, तो ये जो पूरा पेड़ है तो पूरा जाइलम ऊतक देखिए जड़ को छोड़कर पूरे भागों में ऐसे फैला हुआ रहता है। जहां जहां पत्ती जाएगा, जहां जहां इसका टहनी जाएगा, इस टाइप से पूरे भागों में फैला हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ क्या होता है, जल का परिवहन होता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि जाइलम ऊतक से किस तरफ जल का परिवहन होता है, तो ऊपर की ओर परिवहन होता है। और फ्लोएम ऊतक से भोजन का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, समझे। तो यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो फ्लोएम ऊतक आपका जो है, इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। फिर आपको बताए कि यह जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है, यानी परिवहन करता है। जाइलम जो ऊतक है यह जल और खनिज लवण का, इससे पहले हम देख चुके थे कि जल यानी पानी और खनिज लवण यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और भी जो तत्व है इस सब का क्या करता है, तो परिवहन करता है। फिर आपका कि यह पत्ती द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करता है, यानी कि पत्ती में जो भोजन का निर्माण हुआ है उसका परिवहन करने का काम कौन करता है, तो आपका फ्लोएम ऊतक करता है। फिर आगे आपका जाइलम ऊतक में कि इसका बहाव ऊपर की ओर होता है, किस ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। यानी फ्लोएम जो ऊतक है इसका बहाव ऊपर की ओर होगा, और जो आपका जाइलम ऊतक है इसका बहाव किस ओर होता है, तो दोनों तरफ होता है। इसका बहाव ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि नोट में है कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम क्या कहते हैं, तो संवहन बंडल कहते हैं। देखिए इस दोनों को जब हम मिला देते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक को जब आपस में मिला देते हैं तो यह संवहन बंडल का निर्माण करता है, समझे। तो देखिए एक और है आपका नोट में कि एक और आपका है नोट में, यहाँ से देखिएगा। देखिए पौधा जितना जल अवशोषित करता है उसका 10% ही क्या करता है, सभी क्रिया में खर्च करता है, और शेष 90% जल वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से चला जाता है। जैसे आपको अभी बताया कि मान लीजिए कि एक पेड़ पौधा है, वह क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए दिन भर में 100 लीटर पानी का अवशोषण किया। कितना लीटर, मान लीजिए 100 लीटर, तो 100 लीटर पानी का वह मान लीजिए अवशोषण किया। 100 लीटर पानी का क्या किया, अवशोषण किया। अब उस 100 लीटर पानी के अवशोषण में क्या करेगा कि वह दिन भर में मात्र 10% यानी मात्र 10 लीटर पानी को, कितना लीटर पानी को, 10 लीटर पानी को मात्र अपना जो भी काम है उस सब में खर्च करेगा। अब बताइए कि 100 लीटर में कितना बच गया, तो 90% बच गया। कितना, 90% यानी 90 लीटर पानी बच गया। तो यह जो 90 लीटर पानी है यह वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, समझे। तो यही होता है आपका कि मान लीजिए कि जितना हम अभी आपको बताए कि 100 लीटर जल का अवशोषण किया, इसमें से 90 लीटर जल क्या हुआ कि 10 लीटर जल का यहाँ पर खर्च हुआ 10%, और 90% यानी 90 लीटर जल वाष्प के रूप में यानी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पुनः चला जाता है, यानी दोबारा चला जाता है, समझे। तो वही आपको यहाँ पर कि सभी क्रिया में 10% ही क्या होती है यहाँ पर तो खर्च होता है, और 90% जल वाष्प बनकर वायुमंडल में क्या होता है, तो चला जाता है। फिर आपका है कि यहाँ पर नोट तीसरा कि अपने संपूर्ण जीवन काल में एक पेड़ अपने भार का लगभग 100 गुना से ज्यादा जल को पत्ती से बाहर निकालता है। यानी मान लीजिए सिंपल बात है कि कोई पेड़ का वजन है,
मान लीजिए कोई पेड़ है, उस पेड़ का वजन मान लीजिए कितना है, कुछ भी आप मान लीजिए, उस पेड़ का वजन मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं अप्रोक्स मानते हैं 500 केजी, अप्रोक्स कितना मानते हैं 500 केजी। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप 100 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 500 में अगर हम 100 से गुना करें कितना होगा, यानी 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो, इकाई दहाई से 10,000। बताइए 50,000, यानी कि अपने वजन से 100 गुना से ज्यादा भी पानी का क्या करता है, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वाष्प के माध्यम से बाहर निकालता है पौधा, समझे, अपने जीवन काल में, समझे। तो वही है यहाँ पर 100 से ज्यादा गुना क्या करता है, तो जल को पत्ती से बाहर निकालता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, देखिए वही यहाँ पर दिया गया कि मान लीजिए कि पेड़ है, यहाँ से पेड़, यहाँ से क्या किया, जल और खनिज लवण को, मिनरल है खनिज लवण इसको क्या किया, अवशोषित करेगा सब, और ये अवशोषित करने के बाद जो है यहाँ पर कुल 90% ऊर्जा जल वाष्प बना देता है। क्या बना देता है, जल वाष्प बना देता है 90% ऊर्जा। और इसमें जो 10% ऊर्जा है, कितना प्रतिशत ऊर्जा है, 10% ऊर्जा, 10% ऊर्जा खर्च होती है, 10% ऊर्जा क्या होती है, खर्च होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपका प्रश्न देखिएगा, आगे है यहां से देखिएगा वाष्पोत्सर्जन, कैसी क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन। देखिएगा वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे है वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। देखिए पौधों में जल का पत्ती के छिद्र, यानी पत्ती का जो छिद्र है यानी स्टोमाटा, उसके द्वारा क्या होता है, उसके द्वारा जल वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी पत्ती में जो क्या होती है कि जैसे मान लीजिए पत्ती है, तो उसमें से क्या होता है कि जो जल हो गया, क्या होता है, जल बाहर निकलता है बाहर, तो जल क्या होता है, तो उसके जो छिद्र होता है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोमाटा, उसी के द्वारा क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी है, जो यहाँ से बच जाता है पानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, वह क्या होता है, जल वाष्प में वाष्प के माध्यम से निकल जाता है। फिर आपका वाष्पोत्सर्जन का महत्व, यानी वाष्पोत्सर्जन का वैल्यू क्या है, उसका महत्व क्या है, देखिएगा इसका जो महत्व पहला, इसके कारण ही पौधों के जड़ एवं चोटी तक जल की एक निश्चित धारा बनी रहती है। यानी जब तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगा तब तक इसमें क्या नहीं होगा कि जो मान लीजिए एक जल की धारा बनी रहती है, यानी जड़ से जल को लेकर पत्ती तक पहुंचाना, फिर पत्ती में भोजन का निर्माण होना, फिर उसको फल मूल तक के माध्यम से जड़ तक, यानी अलग अलग भागों तक, पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाना, तो इसी के कारण होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। फिर यह क्रिया पौधों में तापमान संतुलन का कार्य करता है, यानी पौधा में कितना जल रहेगा, कितना क्या रहेगा, सब निश्चित कौन करेगा, वाष्पोत्सर्जन का जो क्रिया होता है उसी के द्वारा निर्धारित होता है। फिर आपका है कि यह जड़ से क्या करता है, पत्ती तक परिवहन में सहायक होता है, यानी जड़ से पत्ती तक क्या करता है, तो परिवहन के लिए यह सहायता करता है, यानी यह क्या है, तो इसी के कारण जड़ से पत्ती तक क्या होता है, सहायक का काम करता है। फिर आगे है, आगे बढ़ते हैं, आगे है जंतुओं में परिवहन। देखिएगा जंतुओं में परिवहन, ये भी आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है जंतु में परिवहन, और इसके पीछे जो वाष्पोत्सर्जन बताए थे ये भी आपका क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो वही है आपका जंतु में परिवहन कि उच्च श्रेणी के जंतु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग पोषक तत्व, उसके अलावा यहाँ पर क्या है, तो इत्यादि पदार्थ के परिचालन हेतु एक विशेष तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि जंतु है, तो जंतु में आप जानते हैं कि जहां से मान लीजिए कि शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा उसको हम कहते हैं धमनी, यानी धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है। जैसे आपको बताया इससे पहला चैप्टर में कि फेफड़ा क्या करता है कि वहां से ऑक्सीजन फेफड़ा में रहता है, तो ऑक्सीजन को रक्त में मिला देना क्या कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण। तो वह जो रक्त है, वह रक्त माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा तो वह जाता है धमनी के माध्यम से। किसके माध्यम से जाता है आपका, तो धमनी के माध्यम से जाता है। और उसके अलावा उधर से वापस जो आता है, उधर से वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर आता है, तो वह आता है शिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से आता है, तो शिरा के माध्यम से लेकर आता है, समझे। फिर आपको यहाँ पर बताए कि जो जंतु है उसमें दो प्रकार का परिवहन होता है। कितना प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, दो प्रकार का। एक परिसंचरण तंत्र होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, समझे। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं आगे।
आगे आपका खुला परिसंचरण तंत्र, जैसे कि आपको बताया कि ऐसे परिवहन तंत्र में रक्त बहुत कम समय के लिए एक रक्त वाहिनिकाओं में रहता है और खाली जगह यानी कोटर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार के तंत्र में रक्त की बहाव क्या होती है, तो बहुत धीमी होती है। देखिएगा इसमें क्या होता है, आपका यहाँ से बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ जो उदाहरण इसका तिलचट्टा, जोक, मछली, कीट, ये सब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मछली है तो उसका मान लीजिए कि उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डी है वो क्या होता है, शरीर से बाहर स्थित होता है, यानी शरीर के अंदर स्थित नहीं होता है। और जो गुदा हो गया, रक्त हो गया, उस शरीर के अंदर स्थित होता है। तो रक्त ऐसे खाली जगह, जैसे मान लीजिए हम एक बोतल में पानी को भर लेते हैं और जिस ओर बोतल को हम झुकाएंगे पानी उस ओर सब चल जाएगा। मान लीजिए आधा बोतल पानी है तो जिस ओर हम बोतल को झुकाएंगे उस ओर क्या होगा, पूरा पानी चला जाएगा। फिर जिस ओर बोतल को झुकाएंगे उस ओर क्या होगा, पूरा पानी चला जाएगा। उसी प्रकार होता है इस सब जीव के शरीर में क्या होता है कि खाली जगह को हम कोटर कहते हैं, यानी जहां पर रक्त क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मछली है, इसको ऐसे समझिए कि मछली है, मछली को ऐसे हम उठा देंगे, उसका पूंछ पकड़ के उठा देंगे तो उसका उसके शरीर में जितना भी रक्त है वो क्या होता है कि सब उसके मुंह की तरफ चला जाएगा। वो जोक है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे उठा देंगे तो जिस साइड उसको उठाए और जिस साइड उसका नीचे वाला भाग है उस साइड क्या होगा, उसका पूरा रक्त चला जाता है। उसी प्रकार इसमें होता है समझे। और इस प्रकार के जीव जो होता है इसमें रक्त की बहाव की गति क्या होती है, बहुत ही धीमी होती है, यानी तेज गति से रक्त का बहाव नहीं होता है। जैसे आप अगर देखिएगा कहीं पर मान लीजिए मुर्गा कटते या मछली कटते तो देखिएगा कि यदि मुर्गा कट रहा है तो उसका जो रक्त का बहाव होगा ये तेज गति से उसका रक्त फेंकेगा बाहर की ओर। और जो मछली है उसको अगर काटते देखिएगा तो उसमें रक्त का बहाव तेज गति से नहीं होता है, समझे। तो यही कारण है कि खुला परिसंचरण तंत्र है और बंद परिसंचरण तंत्र है। अब देखिएगा बंद परिसंचरण तंत्र में शिरा और धमनी के माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। जैसे आपको बताया कि इस प्रकार के परिवहन तंत्र में धमनी एवं शिरा के माध्यम से रक्त का क्या होता है, बहाव होता है। और इसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तीव्र गति से होता है, यानी तेज गति से होता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी चीज का अगर शिरा काटे, मान लीजिए हाथे का या किसी भी चीज का, कोई जानवर का, तो उसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तेज गति से होता है, समझे। और इसमें जो आता है इसके अंतर्गत इसमें आता है मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, घड़ियाल, ये सब इसमें क्या होता है आपका यहाँ से आता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखिएगा इसमें कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये हृदय है, क्या है, हृदय है, यानी हार्ट है। तो हृदय जो है इसी को हम दिल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, दिल। दिल ऐसे होता नहीं है लेकिन इसको दिल कहते हैं। आपका जो हृदय है देखिए इसमें क्या होता है कि हृदय के बाद जो रक्त का परिवहन होगा वो महाधमनी में जाएगा रक्त, और महाधमनी के बाद जो रक्त होगा वो धमनी में रक्त जाएगा, और धमनी के बाद रक्त जाता है छोटी धमनी में, और छोटी धमनी के बाद रक्त आएगा केशिका में, यानी लौट कर आप वापस आएगा, और केशिका के बाद रक्त आएगा आपका छोटी शिरा में, और छोटी शिरा के बाद रक्त आएगा आपका शिरा में, और शिरा के बाद रक्त आएगा आपका महाशिरा में, और फिर महाशिरा के बाद रक्त कहाँ जाएगा, तो महाशिरा के बाद फिर रक्त यहाँ से आपका चला जाएगा हृदय में, कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो ये क्रिया दोहराते रहती है, यानी एक क्रिया होते रहती है। और ये जो हृदय है देखिए इसमें क्या होता है कि जब हृदय से रक्त जाता है महाधमनी में, धमनी में, छोटी धमनी में, केशिका में, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त होता है। और जब ऑक्सीजन आपको बताए कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना रक्त का क्या होगा, होता है शुद्धिकरण होता है। तो रक्त में जब हम ऑक्सीजन मिला दिए तो क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। तो वही है यहाँ पर कि हृदय के बाद महाधमनी में जाएगा, उसके बाद धमनी में जाएगा, उसके बाद छोटी धमनी में जाएगा, तो फिर केशिका से वापस आएगा लौटकर। जब वापस आता है तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, उधर से जब वापस आता है केशिका से लौटकर तो CO2 गैस को लेकर आता है। और कैसे आता है, तो पहले आएगा केशिका के बाद छोटी शिरा में, छोटी शिरा के बाद शिरा में आएगा, और शिरा के बाद कहाँ आएगा, महाशिरा में, और फिर महाशिरा के बाद हृदय में चला जाएगा। तो ये क्रिया होते रहता है। और एक बात और समझिएगा, हृदय से जब इधर से जाता है, यानी आपको बताएंगे आगे कि हृदय के कितने भाग होते हैं, इसका कितना कोष्टक में बांटा गया है। तो कोष्टक में, चार कोष्टक में काहे बांटा गया है आपको आगे बताएंगे कि चार ही कोष्टक, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसको चार कोष्टक क्या होते हैं, यानी चार भागों में उसका क्यों बांटा गया है, चार चैम्बर क्यों होता है, समझे। तो ये आपको आगे बताएंगे। देखिए इसमें जो होता है कि हृदय का परिवहन जो ऐसे होता है इसके माध्यम से, तो इसमें जाता है 120 mmHg से, यानी इसका जो प्रेशर जाएगा वो 120 mmHg जाएगा, समझे। और 120 mmHg प्रेशर जो जाता है
देखिएगा, तो इसी में आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, समझे। और 120 mmHg प्रेशर से मारेगा, कैसे मारेगा, तो प्रेशर से, समझे। और उसके बाद जो इधर से मान लीजिए आएगा वापस, तो वापस जब टकरा कर आएगा तो ये आएगा आपका 80 mmHg से, कैसे आएगा आपका, तो 80 mmHg से यहाँ से वापस आएगा, समझे। और फिर ये हृदय में जाएगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेफड़ा को दे देगा, और फेफड़ा के बाद महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हृदय, ऐसे ही क्रिया होते रहती है, समझे। और इसमें आपको, आप लोग कंफ्यूज होगा, इसको बता देते हैं कि जो शुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त में क्या होता है कि यहाँ से जो रक्त का प्रवाह होता है शुद्ध रक्त में, वो रक्त का प्रवाह होता है आपका यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन के द्वारा, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है वो होता है आपका धमनी में, किसमें होता है, आपका धमनी में। और धमनी के बाद जो आपका अशुद्ध रक्त है, कैसा रक्त है आपका, अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है किसमें, तो शिरा के माध्यम से होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है, शिरा के माध्यम से होता है।